जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। पहला वीडियो में दोस्तों हम लोग भारत की यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित जितना भी दोस्तों सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी था वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों वीडियो का मैंने क्लास नंबर दोस्तों यह दूसरा आपका है और आपका दूसरा चैप्टर भी है दोस्तों, जिसमें 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज से संबंधित हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला बोला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज का उदय हुआ था। और यह राज्य जो था दोस्तों पहले बंगाल, अवध, हैदराबाद जो कि मुगलों के अधीन हुआ करता था। नेक्स्ट दोस्तों बंगाल। सबसे पहले बंगाल के बारे में जानेंगे। देखिए बंगाल जो है मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां थे। मुगल बादशाह दोस्तों औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया था और बाद के वर्ष में औरंगजेब का निधन होने के बाद मुर्शीद कुली खां ने दोस्तों बंगाल के स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया था। ठीक है दोस्तों, लेक्चर आप बढ़िया से सुनिएगा क्योंकि दोस्तों लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका देखते हैं। तो अगर लेक्चर आप बढ़िया से सुने रहिएगा दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मुर्शीद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया था और उसने राजधानी बनाया था दोस्तों अपना कहाँ बताइए। मुर्शीद कुली खां ने दोस्तों 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर बसाया और दोस्तों उसे अपना ही राजधानी बना दिया था मुर्शिदाबाद को। बंगाल जब मुगलों का अधीन हुआ था तो उसकी राजधानी दोस्तों ढाका हुआ करते थे, लेकिन जब मुगल से स्वतंत्र हुआ तब बंगाल की राजधानी यहाँ पर ढाका से स्थानांतरित होकर मुर्शिदाबाद बन गया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उड़ीसा के सूबेदारी मुर्शीद कुली खां से दोस्तों लिया था। नेक्स्ट है कि मुर्शीद कुली खां ने तकावी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया और कर वसूल करने के लिए इजाजदारी प्रथा को शुरुआत किया था। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि मुर्शीद कुली खां ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था तो इसके खिलाफ दोस्तों सीताराम राय और सुजात खां और निजात खां इनके नेतृत्व में दोस्तों विद्रोह हुआ था और मुर्शीद कुली खां ने आसानी से इसको दबा दिया था। नेक्स्ट है कि शासन प्रशासन करते हुए मुर्शीद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। इनका उत्तराधिकारी उनका ही दामाद जो कि सुजाउद्दीन बना और जिन्होंने सैद्धांतिक तौर पर दोस्तों बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया था और बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया था। सुजाउद्दीन ने 1739 ईस्वी के निधन होने के बाद बंगाल का अगला नवाब उनका बेटा सरफराज खां को बना, जो काफी दोस्तों अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। फिर दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध दोस्तों याद रखना है, यह युद्ध है 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच हुआ था और इस युद्ध में अलवर्दी खां का जीत हुआ था। ध्यान देना कौन सा, तो गिरिया का युद्ध में। फिर नेक्स्ट दोस्तों अलवर्दी जो खां थे जो कि 1740 से लेकर 1756 तक इनका कार्यकाल है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अलवर्दी खान ने बंगाल का नवाब बनने से पहले मुगलों को यह कर देना बंद कर दिया और जैसे ही दोस्तों यह बंगाल का नवाब बनते हैं तो मुगलों को कर देना दोस्तों बंद कर दिए और उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया, जिस कारण दोस्तों बंगाल काफी समृद्ध हो गया और इसलिए अलवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को दोस्तों भारत का स्वर्ग कहा जाता है अलवर्दी खां के समय। फिर अलवर्दी खां ने अंग्रेज की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है और छेड़ दिया जाए तो वह काट काट कर खा जाती है। नेक्स्ट है कि अलवर्दी खां ने अंग्रेज को कलकत्ता के किलाबंदी और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से रोक दिया था। नेक्स्ट है कि अलवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया और जिससे मराठों की दोस्तों जीत हुआ। तत्पश्चात अलवर्दी खां ने मराठों के समय समझौता किया और समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र दोस्तों मराठा को दे दिया गया था तथा 6 लाख वार्षिक रुपया भी देना दोस्तों स्वीकार किया गया था। और अलवर्दी खां का निधन 1756 ईस्वी में हो गया और उसका उत्तराधिकारी दोस्तों उसका जो नाती था सिराजुद्दौला उसको बना दिया गया। के बारे में जानते हैं तो सिराजुद्दौला की कार्यकाल दोस्तों 1756 से 1757 तक ही रहता है। देखिए सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम जो कि दोस्तों ढाका की बेगम थी और उसका एक मौसेरा भाई था जिसका नाम था साकेत जंग जो कि पूर्णिया का नवाब था, याद रखिएगा, ये दोनों विरोध किया था। और अंग्रेज ने जब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया तब दोस्तों इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई और उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया था। उस समय कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी थे रोजर ड्रेक और सेनापति था मिनी चीन।
था, जो कि सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ और वह दोस्तों फुल्टन नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया था। याद रखना दोस्तों, एक होता है ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना के नवाब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया, और जब अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो इसमें दोस्तों मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे थे, और इस घटना को इतिहास में दोस्तों ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि यही घटना बैटल ऑफ पैलेस का तत्कालीन कारण बना, और इस घटना का विवरण हॉर्वेल नामक अंग्रेजी ने दिया था। जब दोस्तों ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बड़ी अंग्रेजी सेना दोस्तों कलकत्ता पहुंची, और कलकत्ता के उस समय प्रभारी मानिक चंद के साथ समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। फिर यहाँ पे दोस्तों एक होता है अलीनगर की संधि, जो कि 7 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी के बीच हुआ था। इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया था, और साथ ही साथ जो क्षतिपूर्ति युद्ध में हुआ था उसमें दोस्तों मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की भी घोषणा किया था। याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। देखिए प्लासी का जो युद्ध था यह दोस्तों पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध दोस्तों कोई युद्ध नहीं था, बल्कि दोस्तों एक षड्यंत्र था, क्योंकि दोस्तों चंद घंटों में यह समाप्त हो गया था। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों कि इस युद्ध में अंग्रेजों की दोस्तों जीत हुई थी, क्योंकि नवाब जो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी के साथ दिया था। और ध्यान रहे दोस्तों कि इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के साथ लड़ते हुए दोस्तों वीरगति प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार होने के बाद जब वो अपने राजधानी वापस लौट रहे थे तो दोस्तों मीर जाफर के जो पुत्र था मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला को हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि सिराजुद्दौला को मर जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब दोस्तों मीर जाफर बना था। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक नवाब के पद पर रहा, और मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम करने लगा, जिसके कारण दोस्तों क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है मीर जाफर को। और मीर जाफर ने 1,77,00,000 रुपया अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया, और 24 परगना नामक जिला भी दोस्तों अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। कासिम तब मीर कासिम दोस्तों अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, और मुंगेर में दोस्तों ही गोला बारूद कारखाना जो तोप का कारखाना खोले थे। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, और भारत की जो संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना में शामिल थी। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और भारत की जो संयुक्त सेना था दोस्तों इसका नेतृत्व अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का जीत हुआ, और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, और इस युद्ध का तत्कालीन कारण लाइसेंस का दोस्तों दुरुपयोग किया जाना था। इस युद्ध की समाप्ति आपको इलाहाबाद के संधि के तहत होता है, और इस युद्ध के समय दोस्तों बंगाल के गवर्नर आपका बेंसी टाड थे, याद रखिएगा बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बेंसी टाड। उसके बाद दोस्तों आपका इलाहाबाद के संधि होता है। इलाहाबाद के 2 संधि हुई थी, जिसमें प्रथम संधि दोस्तों 12 अगस्त 1765 को और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। इस संधि में अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लिया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दिया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, और इस संधि के प्रावधान किया गया था कि इस संधि के तहत दोस्तों अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूल करने का दोस्तों अधिकार प्रदान कर दिया था, यानी कि दोस्तों दीवानी अधिकार मिला था इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। यहाँ पर ध्यान देना है कि अंग्रेजी कंपनी जब दोस्तों भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त किया था तो सबसे पहले दोस्तों खासी जनजाति के संपर्क में आया था, याद रखिएगा। सबसे पहले किसके था, खासी जनजाति के संपर्क में आया था। नेक्स्ट दोस्तों कि इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया। कालांतर में दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिए थे। नेक्स्ट दोस्तों कि इस संधि के तहत अवध का नवाब करा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ नोट वही दोस्तों बता रहा है कि अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों इलाहाबाद का द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद के द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के जो नवाब था सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इस संधि में दोस्तों प्रावधान किया गया था कि जो युद्ध का हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और कारा और इलाहाबाद के अलावा दोस्तों अवध के अन्य क्षेत्र पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। बंगाल के अंतिम नवाब याद रखिएगा मुबारक दौला थे, बंगाल के अंतिम नवाब थे। बंगाल के अंतिम नवाब दोस्तों कौन थे? तो मुबारक दौला थे। नेक्स्ट है दोस्तों अवध। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को दोस्तों बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। शहादत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया और 1739 में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खान को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए बुलाया था दोस्तों, लेकिन शहादत खान 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया था। शहादत खान को दोस्तों उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदर जंग बना और उनका मूल नाम था अबुल मंसूर। इनके समय में ही दोस्तों मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन 1748 में हुआ था। तत्पश्चात दोस्तों अगला जो मुगल बादशाह अहमद शाह बना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि सफदर जंग को अपना वजीर बनाया और जिस कारण इतिहास सफदर जंग को दोस्तों नवाब वजीर के नाम से याद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1754 में सफदर जंग का निधन हो गया। तत्पश्चात अवध का अगला नवाब सुजाउद्दौला बना। सुजाउद्दौला के समय दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और जिसमें सुजाउद्दौला ने अफगानी मुल्क के शासक अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया था। नेक्स्ट है कि सुजाउद्दौला के समय बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि आपका रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुआ है, बिल्कुल अभी हम लोग देखे हैं। फिर सुजाउद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब दोस्तों आसफ उदौला बना था, आसफ उदौला, जिन्होंने अवध की राजधानी दोस्तों फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ को बनाया था। और आसफ उदौला ने लखनऊ में 12 इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया और लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण दोस्तों मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। अवध का अंतिम नवाब याद रखना है वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार बनाते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया, जिसका विरोध दोस्तों वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अवध के लखनऊ को क्षेत्र से भाग लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद में ध्यान रखना है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजाम मुल्क ने किया था और उनका मूल नाम दोस्तों चिनकिलीज खां था, जिनका संबंध आसफ जाही वंश से था। मोहम्मद शाह रंगीला ने दोस्तों निजाम उल मुल्क को आसफ जाही का उपाधि प्रदान किया था। याद रखना दोस्तों एक होता है शुक्र खेरा या शंकर खेरा का युद्ध, जो कि 11 अक्टूबर 1724 को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निजाम मुल्क को जीत हुई थी। तत्पश्चात दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। नेक्स्ट बात है दोस्तों एक होता है पाल खेरा का युद्ध। तो पाल खेरा का युद्ध दोस्तों 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों हैदराबाद निजाम की हार हुआ था और इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुआ है। मुंशी शिवगांव के संधि के तहत आपका पाल खेरा का युद्ध की समाप्ति हुआ था और इसी संधि के तहत दोस्तों आपको मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया गया था। और हैदराबाद के निजाम मुल्क का निधन 1748 में हुआ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत दोस्तों आपका हैदराबाद बना, जिसने 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था और आजादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देशी रियासत आपका हैदराबाद था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत दोस्तों यानी कि ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया है। देखिए दोस्तों कैटरपिलर तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ऑपरेशन पोलो सभी जानता है, इसलिए दोस्तों आपको कैटरपिलर भी आपको याद रखना है, कैटरपिलर के तहत है। नेक्स्ट बात है दोस्तों मैसूर। मैसूर के बारे में, मैसूर दोस्तों जो कि आज इसे कर्नाटक कहा जाता है या पहले इसको मैसूर कहा जाता था और साथ ही साथ कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का शासक और शासन किया था यहाँ के। जब विजयनगर साम्राज्य का शासन का अंत हुआ तो
उसके स्थान पर मैसूर में दोस्तों वाडियार वंश के शासकों ने शासन किया। और इस वंश के अंतिम शासक दोस्तों कृष्णराज हुए थे, जो कि नाम मात्र के शासक था। उसके समय नंदराज और देवराज शासन देखा करता था, जिसमें दोस्तों नंदराज वित्त मंत्री के पद पर और देवराज दोस्तों सेनापति के पद पर थे। नंदराज की सेवा में दोस्तों हैदर अली शामिल हुआ और हैदर अली अपनी योग्यता और दुर्दशा के बल पर नंदराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया और अपने आप को दोस्तों मैसूर का शासक घोषित कर दिया। अर्थात हम दोस्तों कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना दोस्तों 18वीं सदी में हैदर अली ने किया था। हैदर अली ने दोस्तों फ्रांसीसियों की मदद से तमिलनाडु के डिंडुगल नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक हुआ, याद रखिएगा। और हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया और इस युद्ध में 1767 से 69 के बीच हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत हुआ, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर दोस्तों मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ है और 1767 से 69 तक यह चलता है। नेक्स्ट है कि मद्रास के संधि उल्लंघन के कारण दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और यह युद्ध दोस्तों 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हुआ था। और इस युद्ध के दौरान हैदर अली और अंग्रेज सेनापति आयरकुट के बीच हुआ था। और देखिए दोस्तों 1781 में पोर्टोनेवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में दोस्तों हैदर अली की हार हो गया था। याद रखना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली मारा गया और तत्पश्चात दोस्तों मैसूर का अगला शासक जो कि टीपू सुल्तान बना था, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा और इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में मंगलोर के संधि के तहत दोस्तों हुआ था। याद रखना प्रथम दोस्तों किस संधि के तहत, तब प्रथम मद्रास के और दूसरा मंगलोर के। नेक्स्ट है दोस्तों टीपू सुल्तान। इसे दोस्तों शेर ए मैसूर या नागरिक टीपू या सीधा साधा दैत्य कहा जाता था। इनका मानना था दोस्तों कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन जिए मगर दोस्तों शेर की तरह जिए। उनके शासनकाल के समय 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस फ्रांसीसी क्रांति में दोस्तों टीपू सुल्तान काफी प्रभावित हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था और इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में दोस्तों स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबियन क्लब का यह सदस्य बने थे। टीपू सुल्तान दोस्तों कई भाषा जैसे उर्दू हो गया, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी ये सभी के जानकार हुआ करते थे। और टीपू सुल्तान दोस्तों अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। टीपू सुल्तान अपनी अधिक शक्ति को सैन्य शक्ति का नींव मानता था और टीपू सुल्तान दोस्तों प्रथम भारतीय शासक हुआ जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया और अपने नाम से दोस्तों सिक्का भी जारी किया था। टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया ताकि वह दोस्तों किसान टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए धूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों को दोस्तों यह भेजा था। नेक्स्ट दोस्तों 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को दोस्तों नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात दोस्तों मंदिर के पुरोहित से आग्रह कर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान ने दोस्तों आर्थिक सहायता की भी मांग किया था। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन भी दिया है। मंगलोर को संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण दोस्तों टीपू सुल्तान ने फ्रांस की सहायता से मांग किया और इसी बात को आधार बताते हुए दोस्तों अंग्रेज ने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी से गुप्त समझौता कर रहा है। फिर दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध दोस्तों 1790 से 1792 के बीच हुआ था। इस युद्ध की तरफ टीपू सुल्तान की सेना तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अंग्रेजों की सेना थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद मराठा पेशवा हैदराबाद का निजाम कर रहा था। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की जीत हुई और इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में आपको दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था। इस समय बंगाल के गवर्नर आपका लॉर्ड कर्नवालिस थे और कर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जिताने के बाद कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को दोस्तों पंगु बना दिया था। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच होता है और इस युद्ध को दौरान दोस्तों टीपू सुल्तान मारा जाता है। तत्पश्चात दोस्तों अंग्रेजों ने वडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 में शासक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया और इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही दोस्तों टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को सहायता से भी मांग किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से आपका पंजाब में सिख धर्म और सिख राज।
तब पंजाब में दोस्तों सिख धर्म और सिख राज भी दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि दोस्तों कितना सब्जेक्टिव में कवर कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हम लोग जो भी सब्जेक्टिव पढ़े हैं अब हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी 18वीं शताब्दी में जो स्थापित नवीन ने स्वायत्त राज था, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। यदि दोस्तों आप लेक्चर बढ़िया से सुने होंगे तो देख के क्वेश्चन को आसानी पूर्वक दोस्तों जवाब दीजिएगा। लेकिन दोस्तों यही आप लेक्चर अगर अच्छे से नहीं सुने होंगे दोस्तों तो आसानी पूर्वक आप जवाब नहीं दे पाइएगा। अब वीडियो आएगा उसमें हम दोस्तों पंजाब में जो सिख धर्म स्थापना है, सिख धर्म को बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने किया था? बताइए दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों कि निजाम उल मुल्क के द्वारा, निजाम उल मुल्क के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? पहला कथन दोस्तों कि निजाम उल मुल्क ईरानी गुट का था, जो कि गलत है। ईरानी नहीं दोस्तों, तुरानी, तुरानी गुट का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधु को पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बिल्कुल सत्य दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे जो सैयद बंधु की चर्चा हो रहा है, तो सैयद बंधु से मैं आपको बता दूं कि सैयद बंधु को दोस्तों नृप निर्माता भी कहा जाता है। चलते यानी कि ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जो कि यह कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? तो दक्कन का सूबेदार दोस्तों मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि निजाम उल्क हिंदुओं के प्रति उत्तरदाता की नीति अपनाई और उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त बनाया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखना है। निजाम मुल्क दोस्तों एक हिंदू को, जिसका नाम था पूरन चंद, उसी को दोस्तों अपना दीवान नियुक्त किया था। फिर मुगल सम्राट दोस्तों मोहम्मद शाह ने चिनक्लीज खां को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया था। बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 का रहा कि शुकर खेरा दोस्तों, शुकर खेरा या शंकर खेरा का युद्ध दोस्तों 1724 में किसके बीच हुआ था? दोस्तों हम लोग पढ़े थे वहां पे कि जो 11 अक्टूबर को 1724 को युद्ध होता है, जिसकी हैदराबाद के निजाम और मुगल के बीच होता है दोस्तों। मुगल सुल्तान था मुबारिज खां के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन कौन सा गलत है? पहला कह कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था, जो कि दोस्तों दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना शहादत खां ने किया था और इसने अपनी राजधानी दोस्तों आरकाट में बनाया था। ये भी कथन आपका सत्य है, यानी कि दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट कथन दोस्तों कथन नंबर 3। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसियों और डच के मध्य संघर्ष, नहीं देखिए फ्रांसीसी डच नहीं, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोस्तों दोनों कथन आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 का है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य, यानी कि कथन गलत है? पहला कथन है कि 1700 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को दोस्तों बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। यह तो कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि मुर्शीद कुली खान ने दोस्तों बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर अजीमाबाद बनाया था, जो कि गलत है। देखिए दोस्तों आपका गलत ही चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों मुर्शीद कुली खां जो अपना राजधानी था, या आपका ढाका नहीं, ढाका देखिए राजधानी दोस्तों जो भी था, ढाका से आपका मुर्शिदाबाद बनाया गया था और मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाया गया था, याद रखिएगा। तो मुर्शीद कुली खां का दोस्तों मुर्शिदाबाद बनाया था। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारादारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया था? तो बताइए दोस्तों किसने किया था? तब मुर्शीद कुली खान ने। नेक्स्ट है कि 1740 में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो 1740 में दोस्तों जो गिरिया का युद्ध हुआ था अलवर्दी खां और सरफराज खां के बीच, नेक्स्ट दोस्तों कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल 1770 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिला था? क्या दोस्तों मोहम्मद शाह से मिला था। नेक्स्ट है कि वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग को राजस्व प्रदान किया था? तो उड़ीसा का दोस्तों एक भाग को राजस्व प्रदान किया था आपका रघुजी भोसले। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेज तथा फ्रांसीसी को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दिया था? तो दोस्तों अलवर्दी खां। कौन? तो अलवर्दी खां दोस्तों आपका नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ दिया जाए दोस्तों तो काट कर मार डालेगी? यह दोस्तों किसके द्वारा था? यह अलवर्दी खां के द्वारा बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा, अलवर्दी खां के द्वारा।
नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी दोस्तों कौन बना था? तो ये दोस्तों इनका जो नाती था सिराजुद्दौला उनको बनाया गया था। उनका नाती कौन? तो सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1757 में पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो दोस्तों उसका जो सिराजुद्दौला का दोस्तों सेना था यानी कि मीर जाफर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीर जाफर। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर सभी हो जाएगा आपका, क्योंकि दोस्तों उपयुक्त सभी दिया, क्योंकि दोस्तों उनका जो सिराजुद्दौला आपको बनते हैं दोस्तों अगला नवाब। उसी तरह दोस्तों उनका मौसी जो थी घसीटी बेगम वो भी विरोध कर रही थी, और पूर्णिया का नवाब दोस्तों उनका जो मौसेरा भाई था शौकत जंग वो भी विरोध कर रहा था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुआ था, सही बात है। और इस घटना का दोस्तों उल्लेख यानी कि अंग्रेजी अधिकारी हॉलवेल ने दिया था, बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था, जिसमें महज दोस्तों 23 अंग्रेज जिंदा बच था। यह घटना कहाँ घटा था दोस्तों? तो यह घटना आपको कोलकाता में घटा था। कहाँ? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो संघर्ष का दोस्तों जो प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों ने व्यापारों छूट का दुरुपयोग किया था, यानी कि दोस्तों लाइसेंस का दुरुपयोग करना था। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इतिहासकारों ने कलाइव का गीदड़ की संज्ञा किसे दिया था? तो मीर जाफर को। मीर जाफर को। मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोपे को कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो मुंगेर में। कहाँ में? तो मुंगेर में। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से दोस्तों मुंगेर आपका मीर कासिम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है मीर कासिम? तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत का प्रभुत्व स्थापित कर दिया, तब प्रभुत्व स्थापित जो कर दिया था दोस्तों वह बक्सर के युद्ध से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा, बक्सर के युद्ध से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोला कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को दोस्तों वह पराजित कर दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस संधि के द्वारा अंग्रेज ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? तब बंगाल, बिहार और दोस्तों उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार प्राप्त किया था वह दोस्तों इलाहाबाद के संधि के तहत, जो कि प्रथम संधि के तहत। नेक्स्ट है कि बंगाल का नवाब का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों कौन बनता है? तो सबसे पहले इसमें जो बनता है आपका दोस्तों सुजाउद्दीन है। सुजाउद्दीन के बाद दोस्तों बनता है सरफराज खां। सरफराज खां के बाद दोस्तों अलवर्दी खां। अलवर्दी के बाद दोस्तों मीर कासिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन थे? तो अवध में दोस्तों स्वायत्त राज का संस्थापक कौन थे बताइए? तो शहादत खान। शहादत खान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त यानी कि रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया गया था। तो दोस्तों लागू किया गया था शहादत खान के द्वारा, याद रखिएगा शहादत खान के द्वारा। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क का उपाधि प्रदान किया था? तब बुरहान उल मुल्क का जो उपाधि दिया गया था दोस्तों वह शहादत खां को। शहादत खां को। कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, यानी कि कथन गलत है? पहला कथन दोस्तों कि शहादत खां ईरानी गुट का था। देखिए शहादत खां दोस्तों ईरानी गुट का था, बिल्कुल सही है। और जो दोस्तों वो था आपका तिरानी गुट का। कौन था तुरानी गुट का? तो आपका निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। नेक्स्ट है कि 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद दोस्तों सफदरजंग अवध का नवाब बनता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुआ था। नहीं दोस्तों लखनवी तहजीब विकसित नहीं हुआ था। ये दोस्तों देखिए सफदरजंग की मृत्यु के बाद नहीं दोस्तों, ये आपका सुजाउद्दौला के। तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नहीं ठीक है दोस्तों, सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित, देखिए लखनवी बिल्कुल सत्य दोस्तों, लखनवी हुआ था। फिर है दोस्तों कि 1754 में सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अब्दुल मंसूर अवध का नवाब बना था। अच्छा अब्दुल मंसूर नहीं दोस्तों, सुजाउद्दौला बना था सफदरजंग का मृत्यु के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि किस राज्य का शासक को नवाब या वजीर कहा जाता था? तो अवध के नवाब को। अवध के नवाब के दोस्तों नवाब या वजीर कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि अवध के किस शासक को नवाब या वजीर कहा जाता था? तो दोस्तों अवध के किस शासक को नवाब या वजीर कहा जाता था? तो आपका सफदरजंग हो जाएंगे, सफदरजंग। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 32। सुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को शरण दिया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर आसफ दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से
लखनऊ स्थानांतरित किया था, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था? बताइए किसने दिया था दोस्तों? तो अहमद शाह अब्दाली को दिया था दोस्तों सुजाउद्दौला ने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बक्सर के युद्ध 1764 में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध को दोस्तों जो संयुक्त सेना का नेतृत्व किया गया था वो आपका सुजाउद्दौला के द्वारा, याद रखिएगा सुजाउद्दौला के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 12 इमाम बारह बनवाया था? तो लखनऊ में दोस्तों जो 12 इमाम बारह बनाया गया था वह दोस्तों आसफ उदौला के द्वारा, आसफ उदौला के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? या दोस्तों जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट को आधार मानते हुए, जेम्स आउट्रम को रिपोर्ट का आधार मानते हुए दोस्तों 1856 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि तालीकट्टा का युद्ध कब लड़ा गया है? तो या दोस्तों तालीकट्टा का युद्ध 1565 में लड़ा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तालीकट्टा के युद्ध दोस्तों 1565 में लड़ा गया था और दोस्तों उसमें विजयनगर का पतन हो गया था तालीकट्टा के युद्ध से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियार राजवंश का शासन दोस्तों आपका मैसूर था। नेक्स्ट है कि वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वाडियार वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था वह कृष्णराज था, कृष्णराज, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया है। मालाबार तट पर दोस्तों भूमि कर हैदर अली ने लगाया है, सही है। और हैदर अली की मृत्यु दोस्तों 1782 ईस्वी में होता है, जो कि 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध होता है, और 1700 दोस्तों 80 से 84 तक जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही इनको मृत्यु होता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन नंबर आपका 3। कथन 3 कह रहा है कि टीपू सुल्तान को संघर्ष नायरो से वर्ष तक चलता रहा, जो कि गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, टीपू सुल्तान के साथ नहीं चला था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडुगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डिंडुगल मैसूर में दोस्तों जो आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था वह, याद रखिएगा, हैदर अली ने। कौन? तो हैदर अली ने। नेक्स्ट है कि 1761 में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना था? तब हैदर अली दोस्तों किसको हटाकर? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नंजराज। नंजराज नहीं दोस्तों, चीका कृष्णराज हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है चीका कृष्णराज, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से मैसूर राज्य में किसने जागीर बांटने का प्रथा पर रोक लगाया था? तो दोस्तों हैदर अली। जागीर बांटने पर रोक किसने लगाया था? तो हैदर अली। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य निम्न में से कौन सा आपका नहीं है? तो देखिए दोस्तों मालाबार आपका नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मालाबार नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कि उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को दोस्तों समाप्त किया था। तो दोस्तों कौन किए थे? तब मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य और नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा कथन आपका गलत है? पहला कथन दोस्तों कि उसने त्रावणकोर पर शासन किया था, बिल्कुल बात सही है। उसने दोस्तों सामंतों का दमन दिया था, ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दिया था, ये भी दोस्तों आपका गलत है। भारी रिश्वत नहीं दे दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। निम्न कथन पर विचार करना है। पहला कथन कि मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुए, जो एक प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता थे। बात सही है दोस्तों। और 18वीं शताब्दी में दोस्तों मलयालम साहित्य का महान कवि कुंचन नंबियार थे। कुंचन नंबियार, दोनों सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी, कुंचन नंबियार दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों मिलान करना है, राज और एकता दोस्तों संस्थापक का नाम दिया गया है, राज और संस्थापक का नाम दिया है, तो इसको दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बंगाल का स्थापना किसने किया था बताइए? बंगाल का स्थापना दोस्तों सभी को यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं। बंगाल की स्थापना जो मुर्शिद कुली खां कर रहे हैं, बिल्कुल राइट है दोस्तों। बंगाल की स्थापना दोस्तों मुर्शिद कुली खां के ही द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1 के 3। फिर है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क, जो किसको चिनकिलीज खां के नाम से भी जाना जाता है। फिर कर्नाटक है दोस्तों, तो कर्नाटक में शहादत उल्ला, शहादत खां दोस्तों, कर्नाटक का दोस्तों शहादत खां, कर्नाटक का हो जाएगा दोस्तों शहादत उल्ला ना, शहादत उल्ला सही है। अवध का हो जाएगा दोस्तों शहादत खां, अवध का था आपका शहादत खां, और कर्नाटक का दोस्तों शहादत उल्ला, और केरल का दोस्तों मार्तंड वर्मा। तो राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन में कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों? पहला कथन है कि जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल कथन है आपका सत्य है। फिर जाट नेता दोस्तों जो सूरजमल को जाटों का
अफलातून कहा जाता है, अफलातून याद रखिएगा। फिर दोस्तों पानीपत के तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया था। नहीं दोस्तों, यह मराठों को साथ दिया था, अहमद शाह अब्दाली का नहीं दोस्तों, मराठों को साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बोला कि रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रुहेलखंड की स्थापना दोस्तों अली मोहम्मद खां। नेक्स्ट है कि रुहेलखंड क्षेत्र निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में स्थित है? तो रुहेलखंड दोस्तों जो क्षेत्र स्थित है यह हिमालय की तराई क्षेत्र जो कि यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मिरानपुर कटरा का युद्ध कब हुआ था? तो यह दोस्तों 1774 में, 1774 में मिरानपुर कटरा का युद्ध हुआ था। रुहेलों को किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध का नवाब वजीर की संधि किया था? तो यह दोस्तों हाफिज रहमत खां, हाफिज रहमत खां याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो मुगल काल में दोस्तों पंजाब प्रांत की राजधानी आपका लाहौर थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक ने दोस्तों जो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था वह दोस्तों याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु अंगद को। गुरु अंगद को दोस्तों देखिए, हम लोग सिख धर्म नहीं देखे दोस्तों, लेकिन सिख धर्म भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सिख धर्म जो भी क्वेश्चन है दोस्तों कहिए तो हम उसको भी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों जो वीडियो लाएंगे वहां पे हम लोग सिख धर्म को देख लेंगे। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ से लेकर देखिए, जो आपको 56 से लेकर जो क्वेश्चन है सिख से संबंधित आपका क्वेश्चन दोस्तों 72 तक है, तो 72 तक छोड़ देते हैं, यानी कि नहीं 70 तक है दोस्तों, तो 70 तक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें दोस्तों 70 क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ रंजीत सिंह देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सिख धर्म से है, तो सिख धर्म जैसे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि साहू जी को मुगलों को कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कब आजाद किया था? तो बताइए दोस्तों कब आजाद किया था? तो 1707 में, 1707 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1707 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था, वह दोस्तों ताराबाई थी, ताराबाई के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी? बताइए। तो मराठा साम्राज्य का दोस्तों जो शक्तिशाली जो महिला थी वह बालाजी नहीं ताराबाई, ताराबाई थी दोस्तों, जो कि इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। फिर साहू जी ने शासन प्रबंध को देखभाल के लिए किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था? तो बालाजी विश्वनाथ का दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पेशवा का पद दोस्तों किस पेशवा का समय से वंशानुगत हो गया था? तो यह बालाजी विश्वनाथ से, बालाजी विश्वनाथ। देखिए दोस्तों पढ़े तो हम लोग खैर मराठा व्याय नहीं पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों अब देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों मराठा को। नेक्स्ट है कि मराठा समाज का दूसरा संस्थापक, दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पढ़े नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका इसका ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट है जो पार्ट बच रहा है उसको सिख धर्म में हम लोग देखेंगे, तो इसका आपका दोस्तों बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा सत्य। फिर है दोस्तों कि चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो सरदेशमुखी दोस्तों उन भूमि पर 10% का अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था, जो कि बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। और नेक्स्ट है कि मराठों ने छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाला भू राजस्व 1/4 था, ये भी सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों 1, 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? तो यह दोस्तों बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि किसने कहा था कि हम इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो दोस्तों अपने आप गिर जाएगी? तो यह दोस्तों बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए किया था, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए। तो नाना साहेब के नाम से दोस्तों जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो दोस्तों बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। फिर है दोस्तों कि पानीपत का तीसरा लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी कौन था? तो मराठा तोपखाने का दोस्तों इब्राहिम गारदी था, याद रखना, इब्राहिम गारदी। और पानीपत का तृतीय युद्ध आपको 4 जनवरी 1761 को हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ, यह कथन दोस्तों किस विद्वान का था? तो दोस्तों काशीराम पंडित, काशीराज राज दोस्तों काशीराज पंडित मन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सालाबाई की संधि कब हुआ है? तो यह दोस्तों 1782 में सालाबाई की संधि हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा में नायब एक गुण नायब बनाया था? तो दोस्तों महादजी सिंधिया, महादजी दोस्तों सिंधिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको देने मिलान करना है दोस्तों। बड़ौदा सिंधिया, इसको हम लोग मिलान यहाँ पे कर लेते हैं। तो बड़ौदा का बताइए दोस्तों, बड़ौदा हो जाएगा, बड़ौदा के संस्थापक दोस्तों गायकवाड़ थे।
इंदौर का दोस्तों होलकर हो जाएंगे, नागपुर को जाएंगे भोसलो, ग्वालियर को जाएंगे दोस्तों सिंधिया। तो ऑप्शन होगा 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो यह दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव द्वितीय ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हैदराबाद राज्य के आरकोट का निजामत का उदय हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये भी सत्य है। फिर रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी के द्वारा अधिकृत राज क्षेत्र में हुआ था, जो कि गलत है। यह दोस्तों अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में हुआ था, अली मोहम्मद खान के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है, लेकिन तीसरा कथन असत्य है। कौन सा कथन दोस्तों सत्य आपका नहीं है, बताइए कौन सा कथन यहाँ पे आपका सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे आपका 88 क्वेश्चन दे रहा है, 88 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था, जो कि यह कथन दोस्तों असत्य है। यह कथन असत्य है दोस्तों, यह मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए गए बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से दोस्तों किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो खासी जनजाति के। निम्नलिखित में से भारतीय शासक में कौन था जिसने विदेशों में दोस्तों आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो कौन था दोस्तों? तो आपका ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट दोस्तों कि महाराजा रंजीत सिंह का राज का राजधानी कहाँ था, बताइए। तो महाराजा रंजीत सिंह का दोस्तों राज की राजधानी आपका लाहौर था, याद रखिएगा, लाहौर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा दोस्तों, लाहौर था, याद रखिएगा। कौन था? तो लाहौर। यहाँ पे दोस्तों देखिए फिर आपका चालू हो गया दोस्तों, तो इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का विषय निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, जो कथन आपका इसमें पहला कथन है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन दोस्तों पेरिस में हुआ था, दिलीप सिंह को, बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी कि शुरुआत था? तो अंतिम दोस्तों गवर्नर कौन था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, मुर्शिद कुली खां थे। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। किस सिख गुरु ने दोस्तों फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में दोस्तों जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दिया था? तो ये जो हत्या करवाया था दोस्तों, याद रखना है, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है सिख धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बीच में 70 तक क्वेश्चन जो छोड़े हैं दोस्तों, लगभग करीबन दोस्तों वहाँ पे भी अच्छा खासा क्वेश्चन छूट गया है, यानी कि 56 से 70 तक क्वेश्चन छोड़े हैं। और यहाँ 97 से लेकर दोस्तों हम लोग टोटल आपका जो क्वेश्चन की बात की जाए तो लगभग क्वेश्चन 124 को है। तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। उसमें दोस्तों पंजाब में सिख धर्म से संबंधित को जो सब्जेक्टिव है उसको देखेंगे, और प्लस में दोस्तों वहाँ पे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने हैं दोस्तों। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप लोग अभी तक कमेंट में नहीं बताए हैं कि साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट को भी चालू किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।